हेलो बच्चों, आज हम आगे पढ़ेंगे। इसमें 4 नंबर तक हमने क्वेश्चंस को हल कर लिया था बच्चों। 4 के बाद आगे देखते हैं। ये 4th नंबर इंटेंसिटी ट्रांसमिट लाइट व्हेन पोलराइज्ड वाला हमने यहाँ तक पूरा क्लियर कर लिया था। इसके बाद 5वां नंबर देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल्स एट 25 जूल्स respectively. On applying brake, A car stop after 100 meter and car B stop after 1500 मीटर। तो ये जो कार्स है यानी ए बी दो सिमिलर कार है जिसमें काइनेटिक एनर्जी दिया है। एक में 100 जूल है और दूसरे में 225 जूल है। और इसमें अप्लाइंग करता है, ब्रेक का अप्लाइंग जब करता है तब उस ब्रेक के द्वारा ए कार 1000 मीटर पर रुकती है और बी कार जो है 1500 मीटर पर रुक जाती है। इफ force A and B are force applying by the brake on the car A and B respectively, then रेशियो हमको फोर्स ए कार का और फोर्स बी कार का रेशियो हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे बच्चों कि जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है अप्लाइंग ब्रेक के द्वारा, जो फोर्स आ रहा जनरेट हो रहा है उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि अगर हम देखें कि ए कार द्वारा हम ये समझें कि वर्क डन, अगर हम समझेंगे तो लिख सकते हैं इसको हम वर्क डन लिखेंगे। वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है? बाई द फोर्स। इसको लिख सकते हैं बाई द फोर्स ओवर डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उस ओवर डिस्टेंस में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, यानी वर्क डन बाय द फोर्स ओवर ए डिस्टेंस। इसमें हम क्या कह लेंगे, ये जो आएगा इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल, क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए कि जो वर्क डन हमको मिलेगा, वर्क डन बाय द फोर्स डिस्टेंस इक्वल किसके हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के हो जाएगा। उसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें बच्चों तो लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ इंटू डी। इसी को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? अब हम ए कार के लिए अगर हम समझें, ए कार के लिए, तो ए कार के लिए लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी ए कार की निकलेगी एफ ए हो जाएगा इंटू डी ए प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह बी कार का अगर हम देखते हैं तो बी कार का जब निकलेंगे काइनेटिक एनर्जी बी कार का तो हो जाएगा एफ बी इंटू डी बी। इस तरह अलग अलग प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस दोनों का काइनेटिक एनर्जी दिया है तो इसका ए कार का दिया है 100 जूल दिया है और बी कार का जो दिया है 225 जूल दिया है। अब इसमें अगर हम मान डिस्टेंस का बैठा दें तो हमारा क्या प्रदर्शित हो जाएगा? एफ ए निकल आएगा। तो एफ ए को अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 100 अपान हो जाएगा डी। डिस्टेंस हमारी ये पहले की 1000, तो इसको हल कर लेंगे तो आएगा 1/10 प्राप्त हो जाएगा। और दूसरे का अगर हम निकालते हैं एफ बी को निकालते हैं तो एफ बी जब निकालेंगे तो 225 अपान डिस्टेंस जितनी कवर करता है तो 1500 कवर करता है। इसको अगर हल कर लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसको 5 से काट दो पहले, 5 चौक 20, 5 25 और 5 3 15 हो जाएगा 0। और फिर काटिए 45 और आ गया 60, फिर 3 से काट दिए 3 3 9 और 20। तो कितना आ गया ये? 3/20 न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों का हमको फोर्स जब पता हो गया तब हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एफ ए अपान एफ बी पूछा है तो फोर्स हम लिख सकते हैं एफ ए अपान
एफ बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/10 न्यूटन ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3/20 न्यूटन हो जाएगा। अब इसको 2 से काट सकते हो, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 2/3 रेशियो हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात हम देखेंगे तो ये हमारा आंसर चौथे का प्राप्त हो रहा है, यानी चौथा वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ से देखने में बच्चों क्वेश्चन जो जटिल लग रहा था, केवल हमको ये चीज़ पता हो गई कि वर्क डन जो हम फोर्स और डिस्टेंस का निकलेगा वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का प्राप्त हो जाएगा। इसके द्वारा हमारा सवाल तुरंत निकल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी गिवन सर्किट, ये एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में हम देखते हैं इसमें द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी गिवन द सर्किट। तो यहाँ पर हम ये चेक करें कहीं ब्रिज सर्किट तो नहीं बन रहा है। अगर ब्रिज बन रहा है तो इसका मतलब उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ये देखें बच्चों कि ये जो सर्किट हमारा है ए से बी की ओर जा रहा है और ए से हमारा ये प्राप्त हो रहा है एफ। ये तो एक वायर है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस पड़ेगा ए और ई के बीच पड़ेगा, तब हम इसको इस तरह लिख लें बच्चों कि ए बी अपान जो हो जाएगा, ए बी अपान लिखेंगे, इसमें हम ए ई लिखेंगे क्योंकि एफ हमारा रेजिस्टेंस पड़ नहीं रहा तो ई पे पड़ रहा है। तो हम लिखेंगे ए बी अपान ए ई। जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 प्राप्त हो जाएगा। ये 5/3 हो गया। इसी तरह इसमें हम देखेंगे बी सी अपान ई डी निकाल लेते हैं। तो ये हम लिखेंगे बी सी अपान लिखेंगे ई डी को लिखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 2.5 अपान ये हो जाएगा 1.5। इसको हल करेंगे तो वही 5/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इससे निकलने से हमको क्या प्राप्त हो गया कि ये जो सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि 6 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो करंट। तो यहाँ पर कोई करंट का प्रभाव नहीं होगा। तो 6 ओम पे कोई करंट नहीं बहेगा, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम ऊपर के पूरा हम जोड़ते हैं। तो ऊपर की बात हम करें यानी ए और सी का टोटल अगर हम निकाल लें तो ए सी का पूरा निकाल लेंगे तो 2.5 निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 7.5 ओम निकल आया। इसी तरह नीचे का एफ और डी का निकाल लेते हैं। एफ डी निकाल लेंगे तो 3 + 1.5 तो हो जाएगा 4.5 ओम। अब ये दोनों को अगर हम पैरेलल कर दें, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस जो पैरेलल का निकलेगा वो निकलेगा 7.5 × 4.5 अपान ये हो जाएगा 7.5 + 4.5। अब इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो हल करने से कितना प्राप्त हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या 7.5 और 4.5 को जोड़ो, 5 5 0 7 4 11 1 12 कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं 7.5 × 4.5 अपान कितना हो गया 12। अब इसको भाग कर देते हैं तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 3 पचे 15 यानी 2.5 आ गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं, अब छोड़ देते हैं इतने में। अब गुणा हमको करना है 4.5 में 2.5 को गुणा करना है। तो 5 × 5 = 25 आ गया, 5 चौक 20, 2 22 हो गया और 2 पंचे 10, 2 चौक 8 1 9। अब इसको जोड़ो, हो गया 5 2 9 2 11। 2 अंक के बाद दशमलव लगा लो तो 11 पॉइंट इतना प्राप्त हो रहा है।
गुणा भाग सब सही है। 11.3 6 3 5 15, ठीक है। तो हो जाएगा 11.25/4 प्राप्त हो रहा है। अब इसको हम 4 से भाग कर दे रहे हैं। 4 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 आ गया, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 लगा 2 उतारेंगे तो 8 आ जाएगा। तो लगभग 2.8 लगभग आएगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.8 ओम लगभग प्राप्त हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं भाग को। ये पैरेलल वाला हमारा रेजिस्टेंस प्राप्त हो गया बच्चों। अब टोटल रेजिस्टेंस अगर हम प्राप्त कर लें तो जब टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे तो लिखा जाएगा 2.8 हो गया, 1.5 हो गया, प्लस 5.5 हो गया, और प्लस ये 1/3 को हम लिख दे रहे हैं इस तरह, 0.33 लिख दे रहे हैं। अब सबको जोड़ लो तो 2.8, 1.5, 5.5 और 0.33। तो इधर का डिजिट हम छोड़ दे रहे हैं। 8 5 13, 13 5 18, 18 3 21, हासिल 2 हो गया, 2 2 4 1 5 5 10, यानी लगभग 10.1 प्राप्त हो रहा है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा 10.1 ओम प्राप्त हो जाएगा। अब जब हमको टोटल रेजिस्टेंस पता हो गया तो करंट को हम निकालेंगे तो I = हो जाएगा V/R हो जाएगा। वोल्टेज हमारा कितना 5 है, अपान इसको 10 के लगभग मान लेते हैं, तो इसको भाग करेंगे तो 0.5 एम्पियर हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा चौथा वाला ये प्राप्त हो जाएगा, 0.5 एम्पियर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। तो इसमें हम इस तरह की सर्किट में क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे कि कहीं व्हीट स्टोन तो नहीं बन रहा। व्हीट स्टोन बनेगा तो उस रेजिस्टेंस को हम छोड़ देंगे, तब हमारा सवाल गलत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। 3 आइडेंटिकल हीट कंडक्टर रॉड जो लिखा है, थ्री आइडेंटिकल हीट कंडक्टर रॉड जो कनेक्ट सीरीज में है, सोन फिगर में दिया गया है। द रॉड ऑन द साइड हैव कंडक्टिविटी 2K, दैट मिडिल ऑफ द थर्मल K, यानी K पर है, फिर इसके बाद जो 2K है, तो लेफ्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन मेंटेन टेम्परेचर 3T, द राइट इंड एट T, यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो T है। द रॉड थर्मल इंसुलेट फ्रॉम आउटसाइड, यानी रॉड को आउटसाइड से इंसुलेट किया गया है। इन द स्टडी स्टेट, मतलब स्टडी स्टेट पे क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर एट द लेफ्ट जंक्शन इज T1 एंड दैट राइट जंक्शन T2, द रेशियो T1/T2 का हमको निकालना है। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है। अगर हम हीट फ्लो की बात करें तो हीट फ्लो का जो हम पढ़ते हैं, हीट फ्लो में क्या पढ़ते हैं, H पढ़ते हैं K × A × डेल्टा T अपान लिखते हैं L। K हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, A हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन है, डेल्टा T जो टेम्परेचर का डिफरेंट है, और L हमारा यहाँ पर लेंथ है, यानी उसका लेंथ कितना है बॉडी का वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस समीकरण की बात अगर हम देखें कि रॉड 1 की हम बात करें, रॉड 1 की बात करें, तो रॉड 1 की जब हम बात करेंगे बच्चों, तब हीट कितना हो जाएगा, हीट लिखा जाएगा यहाँ पर रॉड 1 में 2K हो जाएगा, A हो जाएगा, और टेम्परेचर जो है 3T से कहाँ जा रहा है, -T1 जा रहा है। 3T से कहाँ जा रहा है बच्चों,
माइनस T1 जा रहा है, 3T से माइनस T1 जा रहा है। अपान जो लिखेंगे लेंथ हमारी कितना है, तो लेंथ में कुछ नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर लेंथ में क्या है फिर से देख लेते हैं। लेंथ पे आइडेंटिकल हीट रॉड और सोन फिगर रॉड साइड है के एंड थर्मल के, मतलब 3 आइडेंटिकल हीट के मतलब एक ही तरह दिखने वाले हैं, तो लेंथ हम सबकी सेम है, तो यानी इसको यल ही मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। अब राड दूसरे की हम बात करेंगे, तो उसकी जब हीट निकालेंगे तो लिखा जाएगा K इंटू ए, और टेम्परेचर लिखा जाएगा T2 माइनस नहीं T1 माइनस T2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे T1 माइनस T2 लिखेंगे अपान यल लिखेंगे इस तरह। अब हीट नंबर राड की तीसरे की हम बात करेंगे, तो H इक्वल टू प्राप्त होगा 2KA अपान हो जाएगा T2 माइनस T अपान हो जाएगा L प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब हम इन तीनों जो हमारा बना हुआ हीट का, तो ये अगर हीट स्टडी स्टेट पे जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। तब इसको हम पहले लिखते हैं, पहले एंड दूसरे से, पहले एंड दूसरे से हम चेक करते हैं। तो पहले एंड दूसरे से जब चेक करेंगे तो लिखा जा सकता है 2KA 3T माइनस T1 अपान यल इक्वल टू ये हो जाएगा KA T1 माइनस T2 और अपान ये हो जाएगा यल से यल कट जाएगा, KA से KA कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा ये बचेगा, इसको गुणा कर देते हैं, T1 इधर भी है, तो ये हो जाएगा 6T माइनस 2T1 इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस T2। इधर T1 को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 6T इक्वल टू इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3T1 माइनस T2। ये इक्वेशन नंबर हम 1 बना लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब दूसरे की हम बात करें कि इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को ले लें, यानी हीट दूसरे तीसरे को लेते हैं, तो लिखा जाएगा KA T1 माइनस T2 अपान यल हो जाएगा इक्वल टू लिखा जाएगा 2K लिखा जाएगा A T2 माइनस T अपान यल। इसमें भी यल कट जाएगा, KA कट जाएगा, तो क्या आया ये T1 माइनस T2 इक्वल टू 2T2 माइनस 2T। तो अब इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये आके इधर माइनस 3T हो जाएगा, तो T1 माइनस 3T2 इक्वल टू माइनस 2T प्राप्त हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप जो है इसको रिवर्स करके सूत्रों को याद कर लेना। यहाँ से लिखते हैं, देखिए पहला इक्वेशन हमारा है 6T इक्वल टू 3T1 माइनस T2 और दूसरा है माइनस 2T इक्वल टू T1 माइनस 3T2, ऐसे है। तो T1 को अगर हमको बराबर करना तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा ये माइनस 6T इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा ये 3T1 माइनस ये हो जाएगा 9T2, इस तरह हो जाएगा। अब अगर इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को अगर हम घटा दे रहे हैं तीसरे इक्वेशन में, तो ये प्लस चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस लगा था ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो 6 कितना आ गया यहाँ पर 12T आ गया इक्वल टू ये 9 से घट जाएगा 8 आएगा, T2 प्राप्त हो जाएगा। यानी T2 कितना प्राप्त हो गया हमारा
12/8 टी प्राप्त हो गया। T2 कितना आ गया हमारा, 12/8 आ गया। तो इसको भाग कर दें तो हो जाएगा 3 और 2, तो यानी आ जाएगा ये 3/2T प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब इसमें अगर हम रख दें, इस इक्वेशन में, छोटे वाले में या इसी में रख लेते हैं, तो इसमें अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर लाइन बना देते हैं, तो ये हो जाएगा T1 माइनस 3T2 इक्वल टू -2T। और यहाँ पर कितना निकला T2, 3/2 निकला है। तो T1 जो हो जाएगा वो लिखा जाएगा -2T और +3T2। तो इसको लिख सकते हो -2T और प्लस ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3T, इस तरह हो जाएगा। T2 हमारा कितना आया था, 3/2 आया था। T2 का मान निकला, फिर से चेक कर लो T2 का, जिससे गलत ना हो कहीं पे। हाँ सही है यहाँ तक। थ्री बाई टू आया हमारा T2 में हमने रख दिया, T2 में हमने रख दिया 3/2T और 3T पहले था, 3T2 पहले था, 3T2 पहले था, ठीक है, 3T2 पहले था। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा -2T + 9T/2, ऐसे हो जाएगा। अब इसको अगर इधर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -4T + 9T/2। तो घट के ये आ जाएगा, इसको घट के लगाएंगे तो T1 जो हमारा मिलेगा वो प्राप्त हो जाएगा 5T/2 प्राप्त हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है, रेशियो T1/T2 पूछा है। तो जब हम T1/T2 निकालेंगे तो T1 हमारा आया 5/2T और T2 हमारा आया था 3/2T। T से T कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5/3 हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो T1/T2 जो हमारा आएगा 5/3, यानी पहला वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो बच्चों कैलकुलेशन अपने हाथ से करेंगे जिससे एग्ज़ाम में आपका भय खुले, घबराहट ना हो। तो इसीलिए कैलकुलेशन प्रयास करें कि अपने हाथ से करें और हल करते चले जाएं। द ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास ऑफ सिस्टम स्प्रिंग कनेक्टेड दिया है सैंड। इसमें आगे जो है लिखा है कि मास का जो यहाँ पर दे रहा है कि सैंड जो मास यहाँ पर बॉक्स ऑसिलेट, सैंड लीक स्लोवली आउट, यानी सैंड क्या हो रहा है, धीरे धीरे लीक कर रहा है वर्टली, सो दैट द एवरेज फ्रिक्वेंटली ω/T, एवरेज एम्पलीट्यूड 80, एवरेज चेंज द विथ टाइम, विच द फॉलोइंग ऑप्शन सिस्टमेटिकली डिपिक्ट द चेंज करेक्टली। मतलब कौन सा ग्राफ इसमें करेक्ट हो रहा है उसको आपको समझकर बताना है। तो हम फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो ओमेगा का जो रिलेशंस है, तो ओमेगा इक्वल टू हम लिखते हैं √ लिखेंगे K/M। यम मास है, K हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। और उसमें एनर्जी की हम बात करेंगे तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है 1/2K इंटू एरिया लिखा जाता है। एरिया नहीं बल्कि बच्चों सॉरी, इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे यहाँ पर, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो ये जो हमारा संबंध आया, यानी ओमेगा को हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ओमेगा जो प्रोपोर्शनल हो रहा है √M के हो रहा है। यानी मास अगर जितना कम होगा उतना जो है ओमेगा होगा। यानी यहाँ पर सैंड लीक कर रहा है तो यानी ओमेगा टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें हम विकल्प देखते हैं कि ओमेगा क्या है, टाइम के साथ इंक्रीज दे रहा है, तो हमको तीनों विकल्प में मिल गया। और हम चेक करते हैं कि एम्पलीट्यूड का क्या पोजीशन है। तो
एम्पलीट्यूड में इसमें हम आएंगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये समझेंगे कि अगर लीक हो रहा है, लीक मास अगर लीक हो रहा है, जब मास लीक हो रहा है तब उसकी एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी भी थोड़ा सा कम होती चली जाएगी। तो एनर्जी भी हम कहेंगे डिक्रीज होगी। एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, एट द टाइम की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड हमारा जो है क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चाहिए, या कांस्टेंट कर लो तब भी सही हो जाएगा। तो डिक्रीज वाला विकल्प कुछ मिले तब उसकी हम बात करेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो है आल्सो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर डिक्रीज की बात करेंगे तो डिक्रीज भी कह सकते हो, अगर टाइम के साथ हम देखें तो घट भी सकता है। तो इसमें विकल्प की हम बात करें, एम्पलीट्यूड देखिए इसमें मिलाते हैं किस में हो रहा है, इसमें देखिए ये बढ़ रहा है, इसमें भी ओमेगा टी बढ़ रहा है, इसमें भी ओमेगा टी बढ़ रहा है। लेकिन ये 4 नंबर विकल्प में हम जब देखते हैं तो ओमेगा टी भी हमारा इंक्रीज कर रहा है और एम्पलीट्यूड हमारा घट रहा है। तो यानी विकल्प के अनुसार ये 4 नंबर होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जब घटेगी, एनर्जी जब घटेगी तो इसका मतलब ए का जो संबंध आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें भी होगा। लेकिन जो प्रोपोर्शनल की बात आ रही है, मतलब ए स्क्वायर है, मतलब ए का जो बहुत स्क्वायर आने पर एनर्जी में डिफरेंट होगा, तो यानी ए भी थोड़ा बहुत तो कम होगा। तो ए स्क्वायर के बराबर प्रोपोर्शनल यहाँ पर संबंध आ रहा है। तो बच्चों ये वाला विकल्प कांस्टेंट में 3 में तो नहीं क्लियर कर पाएंगे, लेकिन 4th वाला हमारा एकदम कॉन्सेप्ट में क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को हम ध्यान रखेंगे। आगे 9th नंबर की हम बात करते हैं। ए बी इज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, फिगर में जैसे बना है, पोटेंशियल डिफरेंट निकालना हमको। द इंस्टेंट व्हेन द करंट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ एम्पियर इज। तो इसकी हम बात करेंगे बच्चों। तो इसमें क्या है कि पहले अगर हम इसको जिधर से करंट बह रहा है उधर की हम डायरेक्शन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट की बात लिखेंगे तो लिखा जाएगा वी ए, और यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ पर ये मैं बढ़ रहा तो प्लस में ई लिखेंगे और लिखेंगे माइनस लिखेंगे आई इंटू आर लिखेंगे, और बराबर किसके हो जाएगा, विभवांतर बी के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों ऐसे लिखने से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कुछ गलत भी नहीं होगा। अब हमको निकालना क्या है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी, और प्लस हो जाएगा आई आर हो जाएगा, और माइनस ई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस डी ए अपॉन डी बी, कैलकुलेशन इसमें हो जाएगा थोड़ा डिफरेंट आ रहा, तो फिर से हम देखते हैं बच्चों कि इस तरह हम लगा सकते हैं। अगर हम किरचॉफ्स लॉ की बात करें बच्चों, उसमें रख के चेक करते हैं किरचॉफ्स लॉ, उसमें अगर हम देखते हैं तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जो प्राप्त होगा पूरा सम ऑफ जो है वी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर वी ए माइनस वी बी सम ऑफ वोल्टेज अगर हम प्राप्त करेंगे तो सम ऑफ वोल्टेज में क्या हो जाएगा, आई आर हो गया और प्लस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी हो गया, और क्या क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, और प्लस ई भी हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ माइनस आ रहा था इसीलिए यहाँ पर संदेह हो रहा था।
तो इसमें अगर हम आई आर में रखते हैं तो आई का हमारा कितना दे रहा है, करंट 2 एम्पियर, तो 2 इंटू आर कितना 2 प्लस यल हमारा 1 है, डी आई अपॉन डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड है, ई हमारा 5 है। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो गया और प्लस 1 आ गया प्लस 5 हो गया, तो 5 1 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 वोल्ट हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गड़बड़ हुआ है तो इसको हम ध्यान रखेंगे, इस संकेत को बहुत विशेष ध्यान रखें, बल्कि इससे हम लगाएंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। A particle of mass moving around the origin, a particle of mass is moving around origin with the constant force F pulling toward the origin. If Bohr model is used to describe the motion, the radius r nth orbit, the particle speed v in the orbit depends on it. यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात करें तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपान आर लिख सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम की लिखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम, अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो यल इक्वल टू लिखा जाएगा एम वी आर इक्वल टू एन एच। एन हमारा क्या है, एन को हम लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एच हमारा क्या है रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, v का मान निकाल लेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा एन एच अपान हो जाएगा एम आर प्राप्त हो जाएगा। अब अगर हम फोर्स में रख दें तो फोर्स को अब में अगर हम रखेंगे तो एफ इक्वल टू हो जाएगा एम अपान आर और ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कट जाएगा, एम से एक एम कट गया और एम से एक एम कट गया। अब बचा क्या, उसको लिखते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एन है बच्चों, अपान ये हो जाएगा आएगा एम, लिखेंगे एम आर का क्यूब, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, आर का निकालना है। तो आर में हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आर क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान हो जाएगा एम एफ, एफ को नीचे ले जाएंगे आर हो जाएगा। तो आर का जो संबंध आएगा, आर का जो संबंध आएगा एन में आएगा 2/3, ये एन में कितना हो जाएगा 2/3। तो 2/3 बच्चों इसी पहले वाले विकल्प में मैच कर रहा है, तो इसी को हम लगा लेंगे, इस पर टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। अब v की बात करेंगे तो v निकालने के लिए फिर बच्चों में यहाँ पर रखेंगे मान, तो f का मान इसमें रख देंगे r वाला मान, तो यहाँ पर हमारा n भी निकल आएगा। जैसे यहाँ पर हम v इक्वल टू लिखा है हमारा n एच अपान एम आर, इस r में अगर हम बैठा देंगे तो हो जाएगा n एच अपान ही हो जाएगा एम, r का मान कितना है n स्क्वायर एच स्क्वायर अपान हो जाएगा एम एफ, इसमें हम रख लेंगे और इसका पूरा जो घात में आएगा 1/3 आएगा, कैलकुलेशन कर ही देते हैं। तो अब n से हम केवल तुलना करते हैं तो v प्रोपोर्शनल जो हमारा आ रहा है n की पावर ऊपर 1 है, नीचे कितना है n के 2/3 है, तो ऊपर पलट के चला जाएगा तो ये हो जाएगा n की पावर हो जाएगा 1 - 2/3, हल कर लोगे तो इसका प्राप्त हो जाएगा n की पावर 1/3 प्राप्त हो जाएगा। तो v जो प्रोपोर्शनल हमारा प्राप्त होगा वो n की पावर 1/3 प्राप्त हो जाएगा। तो ये दूसरा भी हमारा मैच कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आराम से निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चंस जो है
इन द सम अप्रोप्रिएट यूनिट टाइम एंड पोजीशन का मूविंग जो दिया है, ये संबंध जो दिया है, यानी टाइम और इसका जो संबंध दिया है t इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे ये संबंध दिया है। अगर हम इसको dt अपान dt कर दें तो इसको लिखा जाएगा 2x इंटू डी एक्स अपान डी टी प्लस ये हो जाएगा dx अपान dt, ऐसे लिख लेंगे। ये डिफरेंशियल है बच्चों, कर रहे हैं t के सापेक्ष। अब इसमें हम dx अपान dt कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि dx अपान dt जो हमारा होता है, dx अपान dt जो होता है v वेलोसिटी कहलाएगा। तो यानी वेलोसिटी हमारी जो निकलेगी, एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है, तो अब एक्सेलरेशन की हम बात करें, ये तो हमारा वेलोसिटी प्राप्त हो गया, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 हो गया। तो अब dx अपान dt जब लिखेंगे तो 1 अपान 2x प्लस 1, ये हमारा वेलोसिटी प्राप्त हो गया। अब एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे तो dv अपान dt निकालें एक्सेलरेशन हो जाएगा, लेकिन हमारा x के सापेक्ष है तो dx अपान dt भी यहाँ पर लिखेंगे। अब dv अपान dt का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, dv अपान dx अपान dt को, तो इसको हम लिख सकते हैं dv अपान dt, और dx अपान dt में कितना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपान dt को v इंटू लिखा जाएगा dv अपान dt। अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो अब जब हम dv अपान dt लिखेंगे तो लिखा जाएगा 1 अपान 2x, 1 का प्लस 1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर लग जाएगा, तो इसको हम यहाँ से हटा के बच्चों पावर में ही लिख दे रहे हैं, तो इसको लिख दे रहे हैं 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1। आप जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखा जाएगा बच्चों, पहले तो माइनस बाहर करो, ये संख्या ज्यों का त्यों रहेगा, और माइनस वन जुड़ के कितना -2 हो जाएगा, और इनटू क्या लिखा जाएगा, इनटू इसका डिफरेंशिएट dx अपान dt निकालेंगे तो केवल 2 आ जाएगा। तो पूरा हल करेंगे इसको तो -2 अपान आएगा 2x प्लस 1 की पावर 2 प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया dv अपान dt। अब v की वैल्यू हमको पता है, v की वैल्यू पता है हमको 1 अपान 2x प्लस 1 है, और dv अपान dt की वैल्यू आ गई -2 अपान 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब 1 जुड़ के 3 हो गया, तो बच्चों हो जाएगा -2 अपान 2x प्लस 1 की पावर में कितना हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम देखेंगे एक्सेलरेशन हमारा आएगा 2 अपान 2x प्लस 3, यानी 4th नंबर हमारा एक्सेलरेशन सही हो जाएगा। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।